नमस्कार, शुभ संध्या विद्यार्थियों। आज प्रयोगशाला सहायक के इस बैच के अंदर कल प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने पढ़ा था फिजिक्स का पहला ही चैप्टर मोशन, गति के बारे में अपने पढ़ रहे थे। और गति के बारे में अपने दो प्रकार गति के पढ़े, समान और असमान गति। इसके अलावा अपने चाल के बारे में पढ़ा, डिस्टेंस के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ अपने वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन किया। वेलोसिटी को डिटेल के अंदर पढ़ा और वेग के अंदर अपने ये बातें पढ़ी कि मात्रक किस प्रकार से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला किस प्रकार से होगा और क्या क्या उसके अंदर चीजें ऐड की जाएंगी। इसके बाद में विद्यार्थियों नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं एक्सीलरेशन को। एक्सीलरेशन के बारे में अगर अपने बात करें, एक्सीलरेशन का पूरा मतलब होता है त्वरण। किसी भी वस्तु के अंदर त्वरण का क्या तात्पर्य हो सकता है, क्या मायने हैं, ये आज अपने डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं, त्वरण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए अगर अपने त्वरण के बारे में समझने का प्रयास करें, जैसे अपने वेलोसिटी को पढ़ा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। एग्जैक्टली आप ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु है, वो जब अपने विस्थापन में परिवर्तन लेके आती है तो वो परिवर्तन पूरा आपके वेग के बराबर होता है। अगर अपने यूनिट इसका डिफाइन करें तो यूनिट किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं एंड टाइम को सेकंड से, तो आपका पूरा जो यूनिट आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड। एग्जैक्टली इसी प्रकार अगर अपने बात करें आगे तो ध्यान दीजिए त्वरण के बारे में, या आप कह सकते हो एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक्सीलरेशन के बारे में समझने का प्रयास करें तो आप इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं विद्यार्थियों कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक ट्रेवल करता है, उस दौरान उसके वेग में जो भी परिवर्तन आता है वो पूरा आपके त्वरण के क्या है, इक्वल होता है, या कह सकते हैं बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप डेफिनेशन से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप इसको आराम से पूरी बढ़िया तरीके से सिद्धांत के आधार पर आप थ्योरी के बेसिस पर इसको समझने का प्रयास कीजिए। मैंने पूरी इसकी थ्योरी क्या आपको बताई, अपने ये पढ़ने का प्रयास किया कि त्वरण किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन कब पैदा होगा, जब अपने वस्तु को क्या करेंगे, ट्रेवल्ड करवाएंगे, मोशन की कंडीशन के अंदर लेकर आएंगे। साथ ही साथ वस्तु के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन पैदा होने का पूरा मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज होना। चेंज इन द वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। तो ध्यान दीजिए त्वरण का पूरा तात्पर्य यहां पर यह है प्यारे विद्यार्थियों कि त्वरण इज इक्वल टू वेग बटा समय, यानी कि वेग में जो भी परिवर्तन होगा, ठीक है, वो आपका त्वरण के इक्वल या त्वरण के समतुल्य कहलाएगा। अगर आगे अपने इसको और थोड़ा सा डिफाइन करने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिए मात्रक किस प्रकार से निकालेंगे। फिर से वही बात, रटना नहीं है, फिजिक्स है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, साइंस का कोई भी विषय ले लो, कोई भी शाखा पढ़ने का प्रयास करो, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझने का प्रयास करना है कि थ्योरी क्या कह रही है। और थ्योरी के बेसिस पर फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूले के बेसिस पर यूनिट फाइंड करेंगे और यूनिट के बेसिस पर डायमेंशन या विमाएं ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए अपने फॉर्मूला बनाया कि a इज इक्वल टू v अपॉन में t। v का मतलब यहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम ड्यूरेशन, यानी कि लगा समय, और वो समय जो आपके वेग में परिवर्तन लेके आ रहा है जब आपने गाड़ी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट किया अर्थात त्वरण उत्पन्न किया, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू आप क्या कह सकते हैं, मीटर पर सेकंड एंड t इज इक्वल टू सेकंड। तो पूरा अपना यूनिट क्या निकल कर आया, मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। सेकंड कितने इसमें दिखाई दिए पड़ रहे अपने को, 2। तो पूरा आप क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका पूरा बनता है त्वरण का मात्रक या यूनिट, जहां से प्रश्न हर बार एग्जामिनर किसी ना किसी परीक्षा में पूछता है। फिजिक्स में से प्रश्न आने की संभावना सिर्फ 3 ही मुख्य बिंदुओं पर हो सकती है, या तो आपसे डेफिनेशंस या थ्योरी के बेसिस पर क्वेश्चन करेगा, या आपसे किसी भी डेफिनेशंस की फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से प्रश्न पूछेगा, या आपसे इक्वेशन से प्रश्न पूछेगा, समीकरणों के हल से प्रश्न पूछेगा। 3 ही प्रकार से साइंस के फिजिक्स पोर्शन से आपके लैब असिस्टेंट के अंदर प्रश्न पूछने की संभावना बनती है। अगर अपने थोड़ा आगे पढ़ने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिए
देखिए, अगर अपने त्वरण के बारे में पढ़ा तो त्वरण को आप इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं सर, ए इज इक्वल टू किसी भी गाड़ी के अंदर अगर आप एक्सीलरेट पैदा कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी के अंदर आपको चेंज लाना होगा। चेंज रेट इन दी वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। जाहिर सी बात है v अपॉन में t किसको रिप्रेजेंट करेगा? चेंज को। तो चेंज को अपने किस प्रकार से लिख सकते हैं? डेल्टा s अपॉन में डेल्टा t, या आप इसको लिख सकते हो डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। डेल्टा जो वर्ड है वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गाड़ी की वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, अर्थात एक्सीलरेट पैदा हो रहा है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? वेग के परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, ध्यान दीजिए कैसे एक्सीलरेशन अपने पैदा कर सकते हैं किसी भी गाड़ी के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए एक अपने एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी गाड़ी है वो चलना स्टार्ट की किसी भी इनिशियल पॉइंट ए से, प्रारंभिक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है और प्रारंभिक जो उसका वेग है यानी कि u की जो वैल्यू है, प्रारंभिक जो वेग है वो उसका है 4 मीटर प्रति सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड। अब वो गाड़ी क्या है? अपने फाइनल पॉइंट बी तक पहुंचती है और पहुंचते पहुंचते अपने वेग के अंदर कितना चेंज लेके आ रही है, यानी कि वेग उसका फाइनल वेग कितना हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी कितनी आने लग रही है? वो लगने आ रही है अपने पास 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। 4 से वेलोसिटी कितनी होगी? 8 मीटर प्रति सेकंड। इस पूरे पाथ ऑफ ट्रेवलिंग के अंदर उसको टोटल जो टाइम लग रहा है ना, वो लग रहा है अपने 2 सेकंड का, यानी कि 2 सेकंड का समय है उस गाड़ी को बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचने में लग रहा है। एग्जामिनर पूछना चाह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, यानी कि त्वरण का मान ज्ञात कीजिए। तो एग्जैक्टली बिल्कुल त्वरण का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो यह देखना पड़ेगा कि फाइनल वेलोसिटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी दोनों के अंदर कितना कितना अंतर आ रहा है। 8 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग है, 4 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग है, अंतर कितना आया? 4 मीटर प्रति सेकंड का। डेल्टा वी किसको रिप्रेजेंट करता है? v2 माइनस v1 का, ठीक है ना, v2 माइनस v1। और डेल्टा t किसको रिप्रेजेंट करता है? t2 माइनस t1 इज इक्वल टू v2 में से v1 कम करेंगे, 8 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं वैल्यू कितनी बचती है? रिमेनिंग 4, ठीक है ना, डिवाइड बाय t2 माइनस t1, अर्थात पूरे ट्रेवलिंग के अंदर टाइम ड्यूरेशन कितना दिया हुआ अपने को? 2 सेकंड। तो 4/2 इज इक्वल टू कितना आया अपने पास? 2। ये 2 अपना कितना आया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यही अपना क्या होगा? एक्सीलरेशन अर्थात त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से प्रश्न अपने से एग्जामिनर क्या है? पुट आउट करता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, एक बेसिक एग्जांपल से समझने का प्रयास किया अपने एक्सीलरेशन को कि किस प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी गाड़ी के अंदर, है ना, एक्सीलरेशन किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक्सीलरेशन के बारे में समझने का प्रयास किया। आगे अपने बात करते हैं जिस प्रकार, देखिए अगर अपने इस प्रकार से वैल्यू दे दे एग्जामिनर, जैसे कि उसने दे दिया कि गाड़ी क्या है, प्रारंभिक बिंदु ए से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो कितना है? ए है। और इनिशियल पॉइंट जहां से उसने चलना प्रारंभ कर दिया वहां से उसका वेग था अपने पास 7 मीटर प्रति सेकंड। कितना था? 7 मीटर प्रति सेकंड। 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, के वेलोसिटी से कोई भी गाड़ी क्या है? चलना आरंभ करती है और अंत तक, फाइनल पॉइंट तक यानी बिंदु बी तक वो पहुंचती है। कितने वेग से पहुंचती है? कितने वेग से पहुंचती है? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। एग्जैक्टली आपके पास वैल्यू पूरी मिल गई है। 7 मीटर प्रति सेकंड टू 5 मीटर प्रति सेकंड के वेलोसिटी से फाइनल पॉइंट तक क्या है? कोई भी वस्तु पहुंचती है। इस पूरे ट्रैवलिंग ऑफ पाथ के अंदर उसको टाइम कितना लग रहा है? तो ध्यान दीजिए, टाइम की वैल्यू जैसे आपको दे दी 3 सेकंड, ठीक है ना। टाइम की वैल्यू आपके कितनी यहां पर गिवन है? 3 सेकंड, ठीक है। समय आपका कितना है? 3 सेकंड। एग्जामिनर पूछना चाह रहा है ज्ञात कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर बिंदु ए से बी तक त्वरण का मान कितना होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। तो ए की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो ए इज इक्वल टू, ए के बारे में अपने क्या सीखा था कि सर डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उत्पन्न त्वरण को, है ना। तो कोई भी त्वरण उत्पन्न हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी से। जाहिर सी बात है, यानी कि फाइनल पॉइंट अपना कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। तो 5 में से कम करेंगे किसको? 7 मीटर प्रति सेकंड को, डिवाइड बाय अपने पास टाइम कितना है? 3, ठीक है ना।
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 माइनस v1, इस प्रकार से। तो 5 में से अगर 7 कम करते तो माइनस की वैल्यू आती है 2 में डिवाइड बाई 3। आप कहेंगे सर इस प्रकार से आपका एक्सीलरेशन है वो माइनस के अंदर आने लग रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन आपका कितना है, नेगेटिव है। नेगेटिव का 2/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात। इसका यह मतलब हुआ विद्यार्थियों कि किसी भी गाड़ी के अंदर एक्सीलरेशन की वैल्यू कम भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। एकमात्र ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या है, नेगेटिव के अंदर काउंट की जा सकती है ना। नेगेटिव 2/3 मीटर पर सेकंड एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने का प्रयास भी किया, ठीक है ना। और ये जो आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन इसके अंदर फाइंड होकर आया है, माइनस का जो त्वरण है, यही माइनस का त्वरण कहलाता है मंदन, या आप इसको कहते हो डिक्लेरेशंस, ठीक है ना। तो ये डिक्लेरेशंस की जो प्रोसेस होती है इसी को आप क्या कहते हो, ऋणात्मक त्वरण, या आप कहते हो नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है ना। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब थोड़ा सा ग्राफ की ओर ध्यान दे दीजिए। तो ग्राफ किस प्रकार से एग्जामिनर आपसे पूछता है, ग्राफ के संदर्भ में यहां तक बातें पूछ सकता है जैसे कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक ग्राफ आपको नजर आने लग रहा है। ग्राफ अगर अपने देखने का प्रयास करें तो ग्राफ से प्रश्न पूछता है किस प्रकार से, जैसे आपसे प्रश्न पूछा कि दूरी और समय का ग्राफ निम्न में से किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है, या पूछ ले विस्थापन और समय का ग्राफ निम्न में से किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है। तो ध्यान दीजिए आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है गति का ग्राफ या प्रदर्शन, जिसके अंदर लिखा हुआ दूरी समय ग्राफ। तो जाहिर सी बात है दूरी और समय दोनों आपस में मिल जाएं, डिवाइड कर दें दूरी के अंदर टाइम का, तो कौन सी राशि प्राप्त होती है, चाल प्राप्त होती है। तो बिल्कुल अपनी सही बात है। इसका मतलब फिर यह हुआ कि दूरी और समय का जो ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, चाल को या स्पीड को। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, एंड इसी प्रकार से आप ग्राफ के अंदर ये वैल्यू देखेंगे तो ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एक तो एस का मतलब हो गया यहां पर दूरी या डिस्टेंस, टाइम का मतलब हो गया टी या समय, और यही आपका जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, आपकी चाल को या आप कह सकते हो आपकी वेलोसिटी को, ठीक है ना। इसी प्रकार यहां पर लिख रखा है इसने एक समान चाल या वेग, तो v इज इक्वल टू s2 माइनस s1 डिवाइड बाई t1 माइनस t2, ठीक है ना। इस प्रकार से आप क्या है किसी भी ग्राफ के माध्यम से यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि वो ग्राफ किस भौतिक राशि को प्रदर्शित कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार अपने और एक ग्राफ के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए जैसे दूरी समय ग्राफ के बारे में जानने का प्रयास किया, एग्जैक्टली आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि विस्थापन और समय, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ होगा वो किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। जैसे दूरी और समय का ग्राफ स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा था, एग्जैक्टली विस्थापन और समय का जो ग्राफ होगा वो आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को क्या है रिप्रेजेंट करेगा, या आप कह सकते हो वेग को प्रदर्शित करेगा। इतनी बात समझ में आई। और ये ग्राफ का क्वेश्चन है जो 2018 के प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा के अंदर आपसे फिजिक्स के अंदर पूछा गया था, जिसमें यही प्रश्न पूछा गया था कि वेग समय का ग्राफ निम्न में से किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करता है या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो अपने अभी एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ के हटे हैं। a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, यानी कि चेंज इनटू द वेलोसिटी रिस्पेक्टेड टू टाइम, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है, वेग में परिवर्तन आता है, वही तो त्वरण के बराबर होता है, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। तो जाहिर सी बात है v और t का जो ग्राफ होगा, वेग और समय का जो ग्राफ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक ग्राफ आपकी स्क्रीन के ऊपर यहां पर दिखाई दे पड़ रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है एस टी ग्राफ, जो कि क्या है विश्रामावस्था को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी गाड़ी है, कोई भी बॉडी है, वो क्या है एज ए रेस्ट कंडीशन के अंदर है, यानी कि रुकी हुई है। जाहिर सी बात है रुकी हुई होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो पता लगा सकते हैं जब वो मूवमेंट करेगी, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी या आप कह दो u की वैल्यू या आप कह दो प्रारंभिक जो वेग है
वो नहीं पता लगा सकते। रुकी हुई वस्तु का कोई भी प्रारंभिक वेग नहीं होगा, इसलिए प्रारंभिक वेग का मान 0 लेकर चलेंगे। अगर प्रारंभिक वेग का मान 0 हो जाएगा तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपका सामने आएगा, जो कि आपको चित्र संख्या 1 में दिखाई दे पड़ रहा है, ठीक है ना। ये आपका विश्राम अवस्था के अंदर वस्तु के ग्राफ को प्रदर्शित करता है कि कोई भी वस्तु है वो रेस्ट कंडीशन के अंदर होगी, उस समय वस्तु का प्रारंभिक जो वेग होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर अपने थोड़ा आगे और पढ़ने का इसका प्रयास करें तो ध्यान दीजिए, यहां तक आई होप आपको बातें पूरी समझ में आई होगी, ठीक है। एक्सीलरेशन के बारे में अपने जानकारी प्राप्त की है। अब अपने बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिए। एक्सीलरेशन के बाद में अगर अपने और पढ़ने का प्रयास करें तो अब अपने ज्ञात करते हैं मोशंस की इक्वेशन, यानी कि गति की समीकरणें, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ द मोशन, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ द मोशन जो है वो 3 प्रकार से अपने पढ़ सकते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि जो गति की समीकरणें हैं वो 3 प्रकार से क्या है, विभाजित करके पढ़ी जा सकती हैं। कौन कौन सी 3 प्रकार की गति की समीकरणें? सबसे पहले प्रथम अपने बात करते हैं v = u + में at। यह बताने का पर्पज क्या है, ठीक है। इसको थ्योरिकली बेस पर नहीं लेना, इसको न्यूमेरिकली बेस पर लेना है, क्योंकि इसके प्रश्न जो है वो आपसे क्या है, हर परीक्षा के अंदर, चाहे आप रेलवे का ग्रुप डी दे रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी दे रहे हो, चाहे आप प्रयोगशाला यानी कि लैब असिस्टेंट की परीक्षा दे रहे हो, इस प्रकार की परीक्षाओं के अंदर जहां साइंस के प्रश्नों का वेटेज क्या है, काफी ज्यादा रहता है, बेहतरीन ढंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंदर थ्योरी के साथ साथ में न्यूमेरिकल्स भी ऐड किए जाते हैं, वहां इन प्रश्नों की महत्वता क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो v = u + में at क्या है, आपके गति की प्रथम समीकरण को क्या है, दर्शाता है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें सेकंड नंबर इक्वेशन की, तो द्वितीय जो आपकी समीकरण होगी s = ut + में ½ at², ठीक है। इसी प्रकार 3 नंबर जो आपकी समीकरण होगी वो होगी v² = u² + 2as। अब ये तीनों की समीकरणों के अंदर जो v u a t s है, ये किस किस भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करता है, आओ अपने समझने का प्रयास करते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले u की बात करें, u यहां पर यह प्रदर्शित कर रहा है कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब चलना प्रारंभ करता है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अर्थात उसकी इनिशियल वेलोसिटी, या आप कह दो प्रारंभिक वेग। तो u किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गाड़ी के चलते समय जो उसका वेलोसिटी होगी, चलते समय जो वेग होगा, जब उसने स्टार्ट किया और स्टार्ट करते ही उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो u को रिप्रेजेंट करेगी। अगर v की बात करें तो v = फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और फाइनल वेलोसिटी का पूरा मतलब हो गया अंतिम वेग, ठीक है ना, अंतिम वेग। इस प्रकार से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। नंबर बात अगली करें तो s = s यहां पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, s का पूरा मतलब है डिस्टेंस से, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड कर रहा है या कितना डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर पैदा हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन की बात कर ले, विस्थापन या आप कह दो दूरी, डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन दोनों को रिप्रेजेंट करता है आपका s। इसके बाद में बात करें ए के बारे में अपने अभी पढ़ा है। ए का मतलब एक्सीलरेशन, या आप कह दो गाड़ी के अंदर उत्पन्न होने वाला त्वरण। टी का मतलब ये है कि बिंदु ए से बी तक पहुंचने में गाड़ी को कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, या आप कह दो समय को रिप्रेजेंट करेगा, या आप कह दो समय को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर अपने बात आगे करें तो ध्यान दीजिए, आगे आपके सामने एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसके अंदर एक प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि एक मोटर कार विश्राम अवस्था से चलकर, देखो इसने एक बात लिख दी यहां पे, विश्राम अवस्था। विश्राम अवस्था का पूरा मतलब हो गया कि जब कोई गाड़ी या ऑब्जेक्ट जब चला होगा वो रेस्ट कंडीशन के अंदर होगा। और मैंने अभी आपको बताया था थ्योरी के अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रेवल्ड करता है, ठीक है ना, उस समय अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 को प्रदर्शित करेगी, है या ना। या इस प्रकार से लिखा आ जाए, ए बॉडी स्टार्टिंग टू इन रेस्ट कंडीशन, तो रेस्ट कंडीशन का पूरा मतलब हो गया विश्रामावस्था के अंदर, या आप कह दो कि u की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या है,
वो गाड़ी चल रही है। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पूरा जो तात्पर्य है वो ये है कि 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गाड़ी का क्या है, एक्सीलरेशन है। यूनिट देख लो आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, अर्थात उसका क्या होगा, त्वरण होगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आगे इसको पढ़ने का प्रयास करें तो देखिए त्वरण की दर से 4 मिनट तक चलती है। देखिए समय दिया हुआ अपने को 4 मिनट तक का, 4 मिनट तक का समय अपने को गिवन कितना है, 4 मिनट, और अपने को एक्सीलरेशन के अंदर समय कितना दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड। तो जाहिर सी बात है यूनिट सेम कर लीजिए, इकाई को बराबर कीजिए, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 4 का गुना 60 के साथ में 4 मिनट इंटू 60 इज इक्वल टू 240 सेकंड। ठीक है ना, ये तो आ गया अपने पास टाइम। आगे देखिए पूछ क्या रहा अपने से, इस मोटर कार द्वारा तय की गई दूरी, विस्थापन तथा अंतिम वेग ज्ञात करें। अपने से दो चीजें पूछ रहा है एक ही प्रश्न के अंदर, ठीक है ना, एक ही प्रश्न के अंदर दो चीजें पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई 2019 के अंदर रेलवे ने यह प्रश्न पूछा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है अपने से कि दूरी, विस्थापन या उसका अंतिम वेग यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी। अगर अपने को दूरी निकालनी है अर्थात एस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और अभी अपने पढ़ के गए हैं, ठीक है, अभी अपने पढ़ के गए हैं, आपको बताया था कि एस फाइंड करने के लिए आपको गति की दूसरी समीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि गति की तीनों समीकरणों को ध्यान से अगर देखें तो एक ही समीकरण के अंदर एस की वैल्यू है जो पूरी फाइंड होकर निकल रही है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब यूज अपने करेंगे सेकंड इक्वेशन का, ठीक है ना, गति की द्वितीय समीकरण का। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू फाइंड कर लें, यू की वैल्यू अपने पास कितनी है, 0 है। क्यों, क्योंकि गाड़ी क्या है, विश्राम अवस्था से चल रही है, रेस्ट कंडीशन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यू की वैल्यू 0 रखेंगे, पूरा सेगमेंट 0 आ जाएगा, प्लस 1/2। हाफ के बाद में अपने बात करते हैं ए की। एक्सीलरेशन की वैल्यू अपने को गिवन है, कितनी दी हुई है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वैल्यू यहां पर पुट आउट कर लेंगे, 0.1 को अपने लिख सकते हैं 1/10 मल्टीप्लाई टी की स्क्वायर। टी अपने पास कितना है, 240 सेकंड, तो 240 सेकंड की स्क्वायर का मतलब 240, और 240 को 2 टाइम अपने क्या इसके अंदर लिख सकते हैं। ये जो पूरी आपकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, ये पूरी वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट करेगी किसको, आपके डिस्प्लेसमेंट को, आपकी दूरी को। यहां से इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके या सिंपलीफाई करके आप पूरा उस गाड़ी का विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी चीज इस प्रश्न के अंदर और पूछी गई है, इसका अंतिम वेग। अंतिम वेग ज्ञात करने के लिए आपको v की वैल्यू चाहिए, और v ज्ञात करने के लिए गति की पहली समीकरण आपको दी गई है, v इज इक्वल टू u प्लस में at, v इज इक्वल टू u प्लस में at। v की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले u की वैल्यू चाहिए, और u की वैल्यू आपके पास कितनी है प्रश्न के अंदर, 0, यानी कि वस्तु क्या है, रेस्ट कंडीशन के अंदर खड़ी है, या वो रेस्ट कंडीशन से चलना प्रारंभ कर रही है, विश्राम अवस्था से। तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 पुट आउट करेंगे, 0 प्लस at। a की वैल्यू अपने पास कितनी है, अभी अपने फाइंड की थी 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम कितना था, 240 सेकंड। और इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है वो निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। यही अपने से पूछा गया था। इस प्रकार से किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, किसी भी प्रश्न के अंदर गति की समीकरणों का प्रयोग कैसे होता है, इसका अनुप्रयोग कैसे है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो अपने पढ़ने का प्रयास किया। और यहीं से प्रश्न क्या है, एग्जामिनर आपको पेपर के अंदर पूछता है। अगर अपने आगे बात करें तो ध्यान दीजिए, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस प्रकार अपने गति की तीनों समीकरणों को पढ़ा, व्याख्या सहित पढ़ने का प्रयास किया, और साथ ही साथ अपने ये पढ़ा कि गति की जो समीकरणें हैं उनका डायरेक्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस पर कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अपने पढ़ने का प्रयास किया। ध्यान दीजिए, यहां तक अपना टॉपिक कंप्लीट होता है मोशन। मोशन का कौन सा पार्ट कंप्लीट होता है, आपका लाइनर मोशन, या आप कह दो रेखीय गति। अगर अपने आगे पढ़ने का प्रयास करें रेखीय गति के बाद में, तो ध्यान दीजिए रेखीय गति के बाद में अपने आगे 2 नंबर प्रकार पढ़ते हैं, जिसको आप कहते हो वृत्तीय गति।
क्यों भाई, अभी तक तो घूम रहे थे एक ही रेखा के अंदर। भी जितनी भी चीज पढ़ी, चाहे अपने चाल के बारे में पढ़ा, वेग के बारे में पढ़ा, एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा, है ना, गाड़ी के अंदर एक्सीलरेट का अपने प्रयोग पढ़ा, एक्सीलरेट का क्या क्या मतलब होता है, चाहे अपने गति की समीकरणें भी पढ़ी और कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, क्वेश्चंस भी किए। ये सारी की सारी जो बातें थी वो एक लाइनर मोशन के अंदर थी, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, एक रेखीय गति के अंदर चल रहा था। अब ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सर्कुलर मोशन करवाना है, घुमाना है। जैसे कि अपने छोटे होते बचपन के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल करते थे ना, खेलते थे कि एक रस्सी के साथ में पत्थर को बांधा और उसको घुमाने का प्रयास किया। एग्जैक्टली वो पत्थर उस समय किस प्रकार की मूवमेंट कर रहा था, एक सर्कुलर पाथ को ट्रेवल कर रहा था, यानी कि वृत्तीय गति क्या है, उत्पन्न कर रहा था। तो वृत्तीय गति के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सर्कुलर मोशंस को अपने डिफाइन करेंगे। सर्कुलर मोशंस के कितने टाइप हैं आगे, जैसे अपने लीनियर मोशंस को 3 या 4 भागों के अंदर विभाजित करके पढ़ने का प्रयास किया था, उसी प्रकार अपने वृत्तीय गति को 3 या 4 भागों के अंदर विभाजित करके अच्छे से इसको पढ़ेंगे कंप्लीट। इसके बाद में अपने वृत्तीय गति को खत्म करेंगे लास्ट पॉइंट पर, इसके न्यूमेरिकल्स करके, इसके प्रश्नों को हल करके। क्योंकि अभी मैंने आपको कहा जिस प्रकार की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार की परीक्षा के अंदर आपके फिजिक्स में से थ्योरी के प्रश्न कम और आपके न्यूमेरिकल्स जो फॉर्मूलों से संबंधित है वहां से प्रश्न आपसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में, वृत्तीय गति अर्थात सर्कुलर मोशन या आप कह दो एंगुलर मोशन। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। ठीक है, कंप्लीट।